नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी का जो पार्ट सेकंड है, यानी कि पॉलिटी का वीडियो नंबर सेकंड। ओके, पार्ट सेकंड नहीं, वीडियो नंबर सेकंड। जहां पे हमने पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। उसी संदर्भ में आज हम बात करने वाले हैं 1793 का चार्टर एक्ट। ठीक है, 84 के बाद में 10 साल बाद 93 में चार्टर एक्ट आया था। ठीक है, तो पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, उसमें मैंने अभी तक के जो एग्जाम्स में क्वेश्चन बनने वाले थे सारे मैंने बहुत अच्छे से सारा समझाया है, सारा बताया है, सारे रीजंस बताए हैं कि क्यों आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, क्यों आया था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। आज हम बात करने वाले हैं 1793 का चार्टर एक्ट के बारे में। ठीक है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए पिछला वीडियो देखिए जाके। ठीक है, उसके बाद में आपको ये समझ आएगा। ये एक्चुअली मैंने जो सीरीज स्टार्ट की है बेसिकली पॉलिटी को लेके की है, यानी कि जो कि हमारा है संविधान, भारतीय संविधान। लेकिन भारतीय संविधान पढ़ने से पहले हम उसका बैकग्राउंड जान रहे हैं। बैकग्राउंड यानी कि भारतीय संविधान क्यों बना, कैसे बना, इसके पीछे की वजह क्या रही, इसके पीछे का पूरा इतिहास। ठीक है, यानी कि भारत का जो संवैधानिक विकास था वो हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, इसी संदर्भ में ये दूसरा वीडियो है। कंटिन्यू आपकी सीरीज आगे लास्ट तक कंटिन्यू रहेगी, जहां पे हम पूरा पूरा इतिहास समझेंगे इस भारतीय संविधान का, या भारतीय जो राज्य व्यवस्था है उसका पूरा इतिहास समझेंगे। उसके बाद में हम समझेंगे सारा भारतीय संविधान के जितने भी अंग है या भारतीय संविधान के जितने भी भाग हैं उन सबको पढ़ेंगे, सारे अनुच्छेद पढ़ेंगे, सारा कुछ बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो जुड़े रहेंगे आप हमारे साथ में। आपके जो भाई बंधु हैं जो कि फिलहाल यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एसएससी जीडी की कर रहे हैं, या फिर सीएचएसएल की कर रहे हैं, एसएससी एमटीएस की कर रहे हैं, यूपी पुलिस की कर रहे हैं, यूपी एसआई की कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी की कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की कर रहे हैं, यूपी आरओ की कर रहे हैं, या फिर हम बात करते हैं जो मान लीजिए कि यूपी में शिक्षक वैकेंसी भी आने वाली है, यानी कि टीचर की वैकेंसी आने वाली है, यानी किसी भी तरीके का कोई भी एग्जाम आप देने वाले हैं तो वहां पे इतिहास भी पढ़ाया जा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतिहास से संबंधित और भूगोल से संबंधित तथा पॉलिटी से संबंधित। ठीक है, तो मैंने इतिहास की सीरीज भी स्टार्ट की है और पॉलिटी की सीरीज भी स्टार्ट की है। ठीक है, इसके अलावा मैंने यूपी जीके की भी सीरीज स्टार्ट की है। अगर आपने यूपी जीके के हमारे पूरा जो वीडियो है वो नहीं देखे तो वो भी आप देखिएगा जाके। डेफिनेटली आपको एग्जाम में इनसे बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, और ये जो कंटेंट है बेसिकली ये कंटेंट हमारा जो यूपीएससी लेवल तक का कंटेंट है। डेफिनेटली आपका चाहे स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो तो वहां पे इस कंटेंट से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। ठीक है, बिना देरी के हम शुरू करते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। ठीक है, यह एक प्रकार का अधिकार पत्र था जिसे ब्रिटिश संसद ने कंपनी को दिया था, जिससे कि कंपनी के साथ अगले 20 वर्षों के लिए व्यापार किया जा सके। यानी कि मैंने हालांकि पिछले वीडियो में सारी पटरेखा, सारी रूपरेखा आपको बता दी थी। ठीक है, तो कुल मिला के ने कंपनी पे ब्रिटिश क्राउन ने कंट्रोल करने के लिए ये सारे एक्ट बनाए थे। तो वही था कि जैसे कंपनी चूंकि रजिस्टर थी ब्रिटेन में यानी, ठीक है, और वहां पे संसदीय प्रणाली पहले से ही लागू हुआ करती, हालांकि वहां पे क्राउन का राज्य था, पर ब्रिटिश संसद में ने कंपनी को ऑथराइज कर दिया था, कंपनी को एक तरीके से मान सकते कि लाइसेंस दिया था कि आप जाओ और भारत में अपना व्यापार करो, और वो उसके बदले में कंपनी टैक्स दिया करती थी ब्रिटिश क्राउन को, ब्रिटिश संसद को। ठीक है, या वहां के राजा या रानी को। ठीक है, तो उसी संदर्भ में 1793 के एक्ट के तहत या चार्टर एक्ट के तहत जो ब्रिटिश संसद थी उसने एक तरीके से बोलते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को 20 सालों के लिए और एक्सटेंड कर दिया था, उसको रिन्यू कर दिया था। कुल मिला के ये समझ लीजिए आप। ठीक है, तो 1793 का जो चार्टर एक्ट था बेसिकली कुछ और नहीं, बस वही जो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट था ब्रिटिश संसद के साथ में या ब्रिटिश क्राउन के साथ में, उसी को 20 वर्ष तक और मॉड्यूल करके कह सकते कि अपडेट करके उसी को आगे तक कंटिन्यू कर दिया गया था। ठीक है, बात करते प्रावधान इसमें क्या क्या थे, तो प्रावधानों से ही क्वेश्चन बनते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी सारे जो कंटेंट था, यानी कह सकते कि जो सारा एक्ट था, दोनों 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हो या फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो, उसके सारे प्रावधान बताए थे, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनता है। ठीक है, आज हम इसमें बात करते हैं 1793 का जो चार्टर एक्ट था उसके जो प्रावधान थे वो क्या थे। तो सबसे पहले एक प्रावधान था कि जो लॉर्ड, हालांकि लॉर्ड कॉर्नवालिस बोला जाता है, ठीक है, तो कॉर्नवालिस जो था, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करता था, उसको एक वीटो पावर दिया गया कि आने वाले सभी गवर्नर जनरलों एवं जो कि अन्य दो प्रेसिडेंसी हुआ करती थी मद्रास और बॉम्बे के गवर्नरों को भी प्रदान किए गए थे। यानी कि जो एक वीटो पावर था ये इसको दिया गया कॉर्नवालिस को। ठीक है, इसको एक वीटो पावर दिया गया था, कुछ पावर जो थी वो
जो अन्य दो प्रेसिडेंसी थी मद्रास और बॉम्बे, उनके गवर्नरों को भी दी गई। ठीक है, कुल मिला के जो वीटो पावर था उसका डिवाइडेशन किया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तथा गवर्नर ऑफ मद्रास तथा गवर्नर ऑफ बॉम्बे के बीच में। ठीक है, जहां पे सुप्रीम जो पावर थी वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दी गई थी। क्लियर। आगे बात करते हैं कि गवर्नर जनरल, गवर्नर और सेनापति को नियुक्त करने के लिए सरकार की मंजूरी जो थी वो आवश्यक कर दी गई। यानी कि अब कंपनी, जैसे कि कंपनियों के ही तो ये गवर्नर जनरल हुआ करते थे, चाहे गवर्नर जनरल ले लीजिए या गवर्नर ले लीजिए या सेनापति ले लीजिए, अपनी सेना के, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सेनापति थे उनको पहले क्या होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अकॉर्डिंग व्यक्ति को अपॉइंटमेंट दे देती थी, अपने अकॉर्डिंग व्यक्ति को। सपोज आपके पास में कुछ भी नहीं है, तब भी अगर आपने उनको कह सकते हैं कि तेल मालिश अच्छी तरीके से कर ली तो आपको सेनापति बना दिया, गवर्नर बना दिया, इस तरीके से। लेकिन 1793 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके तहत ब्रिटिश संसद ने ये घोषणा की कि नहीं, अब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अनुसार किसी भी व्यक्ति को गवर्नर जनरल, गवर्नर या सेनापति नियुक्त नहीं कर सकती है। ठीक है, केवल 3 ही पद थे, इसके अलावा किसी भी पद पे कर सकती थी, जो कि 3 टॉप लेवल के पद हुआ करते थे। चूंकि सेनापति जो कि कह सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का या ब्रिटिश एम्पायर का सेना का प्रमुख हुआ करता था, जो कि हिंदुस्तान में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश इंडियन जो सेना हुआ करती थी उसका जो सुप्रीम लीडर हुआ करता था उसको सेनापति बोलते थे, बोलते हैं अभी भी। ठीक है, और इसके अलावा जो गवर्नर यानी कि जो अन्य 2 प्रेसिडेंसी थी, यानी जिसमें मद्रास तथा बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, वहां पे गवर्नर नियुक्त होते थे। इसके अलावा अगर गवर्नर जनरल की भी नियुक्ति की बात की जाए तो इन तीनों के अपॉइंटमेंट के लिए ब्रिटिश संसद की अनुमति लेना आवश्यक कर दिया गया था। किसके तहत? 1793 का चार्टर एक्ट। ठीक है, क्लियर। आगे बात करते कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को बिना अनुमति भारत छोड़ने पर रोक लगा दी गई, और अगर वे बिना अनुमति चले जाते हैं तो इसे इस्तीफे का संकेत माना जाएगा। यानी कि कंपनी के अगर कोई वरिष्ठ अधिकारी हैं, विशिष्ट अधिकारी हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो बिना इन्फॉर्म किए या सिंपल सी बात है बिना अनुमति के, जैसे कि सपोज उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी, जैसे कि अभी वर्तमान में चाहे आप हो, हम हो, किसी भी डिपार्टमेंट हो, चाहे सरकारी में हो या प्राइवेट में हो, अगर हमको 2 दिन की छुट्टी के लिए जाना होता है तो हमको, हमारे अगर प्राइवेट में हो आप, तो अपने टीम लीडर को या मैनेजर को आपको बोलना पड़ता है कि सर आई हैव टू गो ऑन द लीव, सो काइंडली अप्रूव माय लीव। इस तरीके से मतलब कि आप रिक्वेस्ट करते हैं लीव के लिए, ठीक है, छुट्टी के लिए आवेदन करते हैं। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर आप सरकारी विभाग में भी हैं तब भी आपको जो आपके सीनियर्स अधिकारी हैं या सीनियर्स लोग हैं उनको बताना पड़ता है कि सर हम कल, हमको कुछ इंपॉर्टेंट काम है या हमको महत्वपूर्ण कार्य आने की वजह से हम कल ऑफिस आने में या कार्यालय आने में असमर्थ है या नहीं आ सकते हैं, तो कल हम इस तरीके से लीव पे रहेंगे या छुट्टी पे रहेंगे। तो कुल मिला के वही ये था कि बिना अनुपत्ति यानी कि बिना अप्रूवल के अगर कोई भी अधिकारी भारत को छोड़ता है, यानी कि इंडिया की टेरिटरी को छोड़ के किसी अन्य देश की टेरिटरी में जाता है, या फिर वापस ही ब्रिटिश भी क्यों नहीं आ जाता है, तब भी इसको रिजाइन माना जाएगा। ठीक है, इस्तीफा का संकेत यानी कि रिजाइन। ओके। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित कानूनों एवं प्रशासन की नींव रखी गई तथा सभी कानूनों व विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को दिया गया। ठीक है, यानी कि भारतीय जितने भी क्षेत्र थे वहां पे एक नींव रखी गई कि अब जो है भारत में विधि का शासन होगा या फिर कानून का शासन होगा। अब ये नहीं कि गवर्नर के मन में आया कि हाँ चलो आज इस राजा के ऊपर हमला करना है या इस गांव को उजाड़ देना है, तो इस तरीके से नहीं चलेगा। हालांकि चलता वो रहा, पर आधिकारिक तौर पे या लिखित तौर पे पहली बार 1793 के चार्टर एक्ट के तहत भारत के लिए लिखित कानूनों का प्रावधान किया गया या लिखित कानूनों का नींव रखी गई तथा सभी कानूनों व विनियमों की व्याख्या का जो अधिकार था, यानी कि जो नियम बनाए गए उनको डिस्क्राइब कौन करेगा। सिंपल सी बात है, अगर कोई नियम बनाए, अभी वर्तमान में भी अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में कोई भी नियम बनता है तो उस नियम का जो व्याख्या का अधिकार है या उसको डिस्क्राइब करने का जो परमिशन है वो सुप्रीम कोर्ट को है या फिर उच्च न्यायालय को है या फिर उच्चतम न्यायालय। डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द केसेस उच्चतम न्यायालय को ही है। ठीक है, यानी कि जैसे कि आप सभी ने देखा होगा जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को कई बार अलग अलग तरीके से पेश किया गया, और हर मतलब आप सभी ने अगर पॉलिटी पढ़ी होगी तो, और नहीं पढ़ी है तो वो आने वाले समय में आप सभी को समझ आ जाएगा। ठीक है, तो वहां पे संविधान में कई बार ये मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं ही बोला है कि इस जगह पे हम इसका मतलब ये मानेंगे
और सेम उसी वर्ड का मतलब दूसरी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, यहाँ पे हम पुराना मतलब नहीं बल्कि यहाँ पे इसका मतलब ये मानेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के इन सब की जो शुरुआत हुई थी वो 1793 के चार्टर एक्ट के तहत हुई थी, जहां पे किसी भी कानून को डिस्क्राइब करने का जो अधिकार था वो सुप्रीम कोर्ट को, या कह सकते हैं कि जो न्यायालय था उस न्यायालय को अधिकार दिया गया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। यहाँ पे आपने देखा 1793 का चार्टर एक्ट, चूंकि 20 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ब्रिटिश क्राउन का, तो सिंपल सी बात है 93 के बाद में 3 और 3 के बाद में 10, 13, यानी कि टोटल 20 साल बाद फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, या कह सकते हैं कि ब्रिटेन क्राउन की तरफ से, ब्रिटिश संसद की तरफ से एक अपडेट करके चार्टर एक्ट भेजा जाता है, यानी कि एक तरीके से इनका फिर से कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, रिन्यूअल, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के लिए डॉक्यूमेंट आता है ये। ठीक है, यही आप समझेंगे, सिंपल सी बात। तो कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने की छूट नहीं दी गई एवं उसके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार का मतलब यह था कि सिंपल सी बात है कि कंपनी जो थी, सिर्फ वही कंपनी, जो मान सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार करने करेगी, ऐसा अभी तक चलता रहा था। ठीक है, मतलब इससे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ब्रिटेन में, ब्रिटेन की अगर कोई दूसरी कंपनी, जैसे कि वर्तमान में टाटा भी इंडिया में रजिस्टर है तथा महिंद्रा भी इंडिया में रजिस्टर है। ठीक है, लेकिन महिंद्रा आगे बढ़ गया और महिंद्रा ने, या टाटा, या कोई एक कंपनी आप मान लेते हैं, सपोज मान लीजिए कि जैसे जियो है, जियो भी इंडिया की है और बीएसएनएल भी इंडिया की। ठीक है, ये अच्छे से समझ आएगा आपको। तो बीएसएनएल का सीन ये हुआ कि बीएसएनएल भी इंडियन प्रोडक्ट है, या इंडिया में रजिस्टर है, इंडिया की कंपनी है, और इसके साथ साथ जो बीएसएनएल है वो भी इंडिया में रजिस्टर्ड है, इंडिया की कंपनी है। ठीक है, अब जियो किसी अन्य देश में जाता है, या मान लीजिए कि लंका पे कब्जा कर लेता है भारत। ठीक है, अब वहां पे जियो सर्विस दे रहा है, या जियो ही वहां पे, चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही तो कब्जा किया था, तो जियो वहां पे कब्जा कर लेता है। चूंकि जियो भारत में रजिस्टर है, तो वो भारत के साथ में टाई अप कर रहा है, भारत सरकार के साथ में, लेकिन ओवरऑल पूरी टेरिटरी पे जियो ने कब्जा कर रखा है। ठीक है, व्यापारिक दृष्टिकोण से। तो अब वहां पे अभी तक क्या होता था, यानी कि 1812 तक, ठीक है, 1812 तक, 1600 ईस्वी से 1812 तक आते आते, मतलब कि जियो वहां पे जो भी डीलिंग वगैरह होती थी वो सिर्फ और सिर्फ जियो ही करता था, यानी कि जितने भी नेटवर्क वगैरह की जो डील होती है इंटरनेट की, या फोन में जो भी नेट वगैरह, आपके टावर वगैरह, सिग्नल वगैरह आते हैं, वो जो भी, ठीक है, तो उन सब की डील जियो ही कर रहा है। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट आया, उसके तहत जो जियो का एकाधिकार है उसको समाप्त कर दिया। अब वहां पे टाटा जाके, बीएसएनएल जाके, या एयरटेल जाके, या कोई भी जो भी कंपनी भारत में रजिस्टर है, वो वहां पे जाके अपना नेटवर्क लगा सकती है। कुल मिला के ये था इस पॉइंट का मतलब। ठीक है, यानी कि कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार था, इसको समाप्त कर दिया गया चार्टर एक्ट 1813 के तहत। ठीक है, चीन के साथ चाय एवं अफीम के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा था, यानी कि बाकी हर कंट्री के साथ में जो भी टाई अप चल रहा था, जो भी कह सकते कि डीलिंग चल रही थी, जो भी व्यापार चल रहा था, तो वो एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। लेकिन चाय और अफीम के लिए जो था, वो वहां पे डील सिर्फ और सिर्फ चाइना के साथ में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी। ठीक है, आगे पॉइंट आ जाता है कि ब्रिटिश व्यापारियों को सख्त लाइसेंस प्रणाली द्वारा भारत में व्यापार करने की अनुमति दी गई। वही एक तरीके से आप रजिस्ट्रेशन पहले करवाइए ब्रिटिश में, उसके बाद में वो वहां से एक लाइसेंस इशू करते हैं, देन आप इंडिया आइए और यहाँ पे आके आप व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। जब एकाधिकार को समाप्त किया गया, यानी बहुत सारी बाहरी कंपनियां आएंगी, बाहरी कंपनियों को सिंपल सी बात है पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तो वो रजिस्ट्रेशन आपको वहीं पे होना चाहिए, यानी कि ब्रिटिश में ही होना चाहिए, ब्रिटेन में ही होना चाहिए। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको एक लाइसेंस नंबर दिया जाएगा, एक लाइसेंस दिया जाएगा, उसके तहत आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। जहां पे भी आप व्यापार करना चाहें वहां पे वो चेकिंग के दौरान आपको लाइसेंस दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ईसाई मिशनरियों को पहली बार धर्म प्रचार के लिए भारत आने की अनुमति दी गई 1813। ध्यान रखेंगे कि 1813 में सबसे पहली बार, ये भी क्वेश्चन आपको आपका आरओ में आया था, अभी मैं बता रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो कि एग्जाम्स में आए हुए हैं। ये पहला क्वेश्चन था आरओ में, मतलब कि पॉलिटी से संबंधित, के बताइए कि किस एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति मिली थी। और एक क्वेश्चन ये भी था कि बताइए कि किस एक्ट के तहत मतलब अंग्रेजों ने, या ईस्ट इंडिया कंपनी ने, या ब्रिटिश क्राउन ने, ब्रिटिश संसद ने भारत में शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया था। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं
जो कि 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ये प्रावधान किए गए थे, यानी कि ईसाई मिशनरियां जो पहली बार भारत आई थी 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। इसके अलावा 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष वार्षिक 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने का ओपन किया गया भारतीयों की शिक्षा के लिए। ठीक है, इसके अलावा बंगाल के, ठीक है, इसके अलावा हम बात करते फिर से, देखिए 20 साल के लिए ये भी इनका टाई अप हुआ था। 1800 पहले हुआ था 1893 में 20 साल के लिए, देन वो 93 के 20 साल कंप्लीट हुए, 1813 आया, 13 में फिर से इनका 20 साल के लिए टाई अप हो गया, तो वो आया 1833 का। ठीक है, 33 के बाद फिर से 20 साल के लिए टाई अप होएगा तो आएगा 1853, और 53 के बाद फिर से 20 साल का टाई अप होगा तब आएगा 1873। ठीक है, तो इस तरीके से इनका जो कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट था बेसिकली, जनरली बाकी जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां या इंडिया मतलब कि भारत सरकार की या उत्तर प्रदेश सरकार की प्राइवेट कंपनियों के साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है बेसिकली या तो 1 साल के लिए वैलिड होता है या 2 साल के लिए या फिर 5 साल के लिए, लेकिन इनका 1-2 साल का कोई सीन नहीं था, इनका पूरा पूरा 20 साल का सिनेरियो चल रहा था। ठीक है, तो 1833 का चार्टर एक्ट आता है 1813 के बाद में, 13 में, यानी कि 1813 के बाद में 1833 का चार्टर एक्ट आता है, और इस चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, यानी कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो आपका पिट्स इंडिया एक्ट था वहां पे, जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वहां पे 1773 वाले एक्ट में जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, और यहाँ पे यानी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसकी पोजीशन को अपडेट कर दिया, और इतना अपडेट किया, इतना प्रमोशन दिया कि उसको बंगाल के गवर्नर जनरल से सीधा अपडेट करके भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कब बना दिया गया? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। और पहला जो गवर्नर जनरल था भारत का वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, विलियम बेंटिंग। और जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था? आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ये आपका एक तरीके से टास्क है। ओके, आगे बात करते हैं। गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा पारित कानून को अधिनियम कहा जाने लगा। इससे पहले निर्मित कानूनों को विनियम कहा जाता था। ठीक है, यानी कि इससे पहले जब तक बंगाल में इनका शासन हुआ करता है या जब तक ये बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करते थे तब तक इनके द्वारा जो भी कानून बनाए जाते थे उनको विनियम बोला जाता था। ठीक है, विनियम। ओके, और लेकिन जैसे ही ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने या भारत के गवर्नर जनरल इनको बनाया गया तो इनके द्वारा जो कानून बनाया जाता था इसको अधिनियम बोला जाने लगा। अभी भी आप सुनते होंगे कि अधिनियम पास किया गया। ठीक है, तो वो जो कानून था उस कानून को अधिनियम बोला जाने लगा था 1833 का चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए, यानी कि पूर्ण रूप से यह प्रशासनिक इकाई बन गई पूरी तरीके से। यानी कि मैंने आपको पिछला जो चार्टर एक्ट था यानी कि 1813 का चार्टर एक्ट, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो अफीम, ठीक है, अफीम की जो डीलिंग हुआ करती थी, इसके अलावा एक और था चाय और अफीम की जो डील हुआ करती थी उस पे एक अधिकार था चीन के साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो अफीम और चाय थी उसके भी मतलब जो डीलिंग थी उस पे भी कंपनी का एक अधिकार बिल्कुल ही पूर्णतः समाप्त कर दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। ओके, और इसके बाद में ये जो कंपनी थी वो पूरी तरीके से प्रशासनिक इकाई बन गई थी। ठीक है, भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर कंपनियों के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया। वही मैंने आपको बताया कि इनका कॉन्ट्रैक्ट ही 20 साल के लिए भाई चल रहा था जो। ठीक है, तो मद्रास एवं बंबई प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को विधायी शक्तियों को समाप्त कर दिया गया, यानी कि उनकी जो आधिकारिक शक्तियां हुआ करती थी मद्रास और बंबई प्रेसिडेंस के जो गवर्नर हुआ करते थे उनकी, तो उनकी विधायी शक्तियों को समाप्त कर दिया गया और एक टॉप लेवल पर कमांडर बिठा दिया गया जिसको बोला गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कमेंट करके आप बताएंगे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। ओके, तो इस एक्ट के द्वारा भारत में काफी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और लगभग चार्टर एक्ट 1833 से अगर क्वेश्चन आया तो यही टॉपिक बनने वाला है यूपी कांस्टेबल में, यूपीएसआई में, या जो भी बेसिक क्वेश्चन है स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स है उसमें।
इस एक्ट के तहत भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। किस एक्ट के तहत? चार्टर एक्ट 1833। ध्यान रखेंगे 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में दास प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। और इस समय यानी कि तत्कालीन समय में जो दास प्रथा उन्मूलन एक्ट आया था, जो कब आया था? 1883 में, 1843 में आया था। 1843 में, सॉरी 1843 में दास प्रथा उन्मूलन अधिनियम या दास प्रथा उन्मूलन एक्ट आया था 1843 में। और इस समय गवर्नर जो जनरल था वो एलन बरो था। एलन बरो, एलन मस्क से आप एलन बरो ध्यान रखेंगे, ठीक है। यानी कि दास प्रथा उन्मूलन एलन बरो, इसको इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे जैसे कि ट्विटर था, ठीक है। तो ट्विटर पे पहले क्या होता था कि जो कंटेंट हुआ करता था एक तरीके से वहां पे उनका कंट्रोल हुआ करता था अमेरिका वालों का, ठीक है। लेकिन हालांकि जो एलन मस्क है वो भी अमेरिकी ही है, लेकिन इससे पहले क्या होता था कि अमेरिका की जो सरकार थी वो एक तरीके से मतलब कि उनको प्रेशराइज कर लिया करती थी। लेकिन जब से एलन मस्क के कंट्रोल में आया तो वो उस प्रथा से मुक्त हो गया, दासत्व की प्रथा से मुक्त हो गया। तो इस तरीके से 1843 में दास प्रथा उन्मूलन अधिनियम आया, ठीक है, जो कि जिसने दास प्रथा को भारत में समाप्त कर दिया था। और इस समय जो गवर्नर था, यानी कि इस समय जो गवर्नर था वो था जनरल एलन बरो। एलन मस्क से एलन बरो याद रखेंगे आप, ठीक है, क्लियर। तो ये था 1833 का चार्टर एक्ट। इसके अलावा विधियों के संरक्षण के लिए गवर्नर जनरल को एक विधि आयोग स्थापित करने का प्रावधान किया गया, जिसके फलस्वरूप 1834 में मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय प्रथम विधि आयोग गठित किया गया। काफी इंपॉर्टेंट है कि बताइए कि भारत में पहला विधि आयोग कब बना था? भारत में पहला विधि आयोग 4 सदस्यीय समिति, 4 सदस्यीय समिति के लिए बना था। 4 सदस्यीय जो सदस्य थे उसमें, ठीक है, 4 सदस्य थे, जो कि जिसके अध्यक्ष मैकाले हुआ करता था, जो कि बना था 1834 में, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया चूंकि 20 साल के लिए इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो चल रहा था, तो उसके बाद में आता है चार्टर एक्ट 1853। और चार्टर एक्ट 1853 इस अधिनियम से ही सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए एक विधान परिषद की स्थापना हुई। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि बताइए निम्न में से किस एक्ट के तहत भारत के लिए एक विधान परिषद की स्थापना की गई थी, ठीक है, जिसको वर्तमान में हम संसद बोलते हैं ना, तत्कालीन समय में इसको विधान परिषद ही बोला जाता था, ठीक है। तो कुल मिला के पहली बार संसद की जो स्थापना की गई थी, हालांकि संसद वर्तमान जो मान सकते हैं आप सिनेरियो उसके अकॉर्डिंग है, पर लिखित तौर पे इसको विधान परिषद ही पढ़ेंगे। अब मैं समझाने के लिए सिर्फ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना हुई। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा भारतीय लोगों के लिए खोल दी गई, परंतु अर्हता आयु को 18 से 23 वर्ष रखा गया। समझ रहे हो आप? मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज में इससे पहले 1853 से पहले तो इंडियन सिविल सर्विसेज में इंडियन लोग अप्लाई ही नहीं कर सकते थे। इसको 1853 में ओपन किया गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बोला नहीं नहीं ये तो खोल तो दिया वो अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए जो एज क्राइटेरिया है ना वो 18 से 23 वर्ष ही रहेगा। अब 18 से 23 वर्ष में अगर वर्तमान की बात की जाए ना तो हमारे यहाँ पे 27 साल का जो लड़का हो जाता है ना, तब वो सोचता है कि फ्यूचर में क्या करना, तब वो आगे बढ़ता है, बाहर निकल के देखता है। और यहाँ पे तत्कालीन समय में यानी कि 1853 में, यानी कि उस समय तो शायद जब आदमी 40 साल का हो जाता था ना, जब तक टायर ही चलाता घूमता रहता था शायद, ठीक है। तो कंपनी के कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति के लिए नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया। यानी कि पहले क्या होता था कि एक तरीके से अप्रोच के आधार पे इनको अधिकारी बना दिया जाता था, लेकिन उसके इस एक्ट के तहत पहली बार आपसे रिटन एग्जाम करवाया गया, प्रतियोगी परीक्षाएं करवाई गई, आपकी एबिलिटी देखी गई, उसके बाद में आपको अधिकारी नियुक्त किया जाने लगा। इस एक्ट के तहत विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्ण सदस्य बना दिया गया था, ठीक है। तो यहां तक था हमारा चार्टर एक्ट, जो कि 1853 तक का चार्टर एक्ट था, ठीक है। जहां पे मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में, जो सबसे पहला वीडियो था, जहां पे मैंने आपको बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 1773 से लेके 1858 तक, ठीक है, यानी कि 1853 का जो चार्टर एक्ट आया था वहां तक जो भारत का जो कंट्रोल था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में था। उसके बाद में आप सभी को पता ही है कि 1858 में हमारे यहाँ पे विद्रोह हो जाता, विद्रोह होने के बाद में ये पूरी तरीके से कंट्रोल जो ब्रिटिश संसद थी या ब्रिटिश क्राउन था वो अपने कंट्रोल में ले लेता है। उसके बाद में फिर वो अपने अनुसार अपने
मतलब रूल तो वही रहते हैं यार, चूंकि सिंपल सी बात, पहले जब आ रहे थे तो उनको चार्टर एक्ट बोला जाता था, बाद में आए तो इनको भारत शासन अधिनियम बोला जाने लगा, भारत परिषद अधिनियम बोला जाने लगा। इस तरीके से कुल मिला के वहां से मतलब रूल तो वहीं से पास होके आते थे, ठीक है, पहले भी और बाद में भी। तो कुल मिला के ये था हमारा आज का टॉपिक, जहां पे मैंने आपको कवर किया 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं अगर आपको कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए तो, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑन कैमरा आके पढ़ाऊं तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें, क्योंकि एग्जाम्स लगे हुए हैं वेरी सून, यानी कि बहुत जल्दी। उत्तर प्रदेश में ही अगर देखा जाए तो बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं, तो आप सभी को तैयार रहना है, रेडी रहना है, ठीक है, और नौकरी लेनी। ओके, बाय बाय, जय हिंद।